एक कमरे में 5 संस्कारी बहू का रहन सहन। घर की चौखट पर गायत्री की 5 बहू अपने पतियों के साथ खड़ी होती है। उन्हें देखकर गांव की औरतें गायत्री से कहती है। गायत्री बहन, तुम्हारी पांचों बहू बहुत सुंदर है। अरे कहाँ से ढूंढ कर लाई हो इतनी सुंदर बहू? अच्छी तो होंगी ही, आखिर मैंने एक एक को चुन चुन कर जो पसंद किया है। ऐसा कहकर गायत्री दरवाजे के पास 5 कलश रख देती है, जिसके बाद उसकी 5 बहू कलश को आगे धकेल कर अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वहां 4 दीवारी का एक कमरा देखकर वो पांचों कहती है। ये क्या माँ जी, इस कमरे में घुसते ही ये कमरा खत्म हो गया। हमारे कमरे कहाँ है माँ जी? हम बहुत थक गए हैं। बहू, यही तुम्हारा कमरा है। तुम पांचों इस कमरे में रहोगी। जैसे मैं तुम्हारे ससुर के साथ और तुम्हारे पांचों पतियों के साथ इस कमरे में रही हूँ, अब तुम भी इसी कमरे में रहोगी। ये सुनते ही पांचों हैरान रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। देखते ही देखते उस कमरे में उन पांचों की शादी के बाद की सारी रस्में शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और सभी मेहमान अपने अपने घर लौट आते हैं। वो पांचों भी खाना खाने के बाद अपनी सास से कहती हैं। माँ जी, आपने हमें इस कमरे में रहने के लिए कह तो दिया है, लेकिन इस कमरे में हम पांचों रहेंगे कैसे और कहाँ तो सोएंगे? इस एक कमरे के ससुराल में हमारा गुजारा कैसे होगा? आज हमारी सुहागरात है, क्या हम पांचों एक दूसरे के सामने अपनी सुहागरात बनाएंगे? अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम एक ही दिन तो अपनी सुहागरात बना नहीं पाओगी, इसीलिए हर रोज थोड़ी थोड़ी प्राइवेसी ले लिया करना। गायत्री ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो पांचों एक दूसरे से बातें करने लगती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा ससुराल एक कमरे का होगा, जहाँ मुझे अपनी ही 4 देवरानी और जेठानी के साथ अपना कमरा शेयर करना होगा। पहली बात तो ये कमरा केवल तुम्हारा ही नहीं, हम पांचों का है, और इसे शेयर अकेली तुम नहीं बल्कि हम पांचों एक दूसरे के साथ करने वाली हैं। तुम चारों लड़ते झगड़ते रहो, मैं तो सोने जा रही हूँ। एक एक करके वो पांचों बिस्तर पर लेट जाते हैं। जैसे ही रात होती है, रात को एंजल और सुरभि दोनों ही जोर जोर से खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, ये कितनी जोर जोर से खर्राटे मार रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें तो नींद आने से रही। मेरे तो कान दर्द हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। संध्या अपने सर से क्लिप निकालकर दोनों की नाक पर लगा देती है, जिसके बाद उन दोनों के खर्राटे बंद हो जाते हैं और वो तीनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और एंजल की आंखें खुलती है और वो अपनी नाक को सिकुड़ते हुए कहती है। छी 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 छी, ये गंदी बदबू कैसे आ रही है? यहाँ से आ रही है इतनी गंदी बदबू। तभी एंजल को एक आवाज आती है। हे भगवान, ये कैसी लड़कियां हैं? सुबह होते ही पाद मार मार कर पूरे कमरे को महका रही है। एंजल के बोलने पर सुरभि की भी नींद खुल जाती है। अरे हाय हाय, छी छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो दम घुटा जा रहा है, कोई दरवाजा खोलो। सुरभि उठते ही कमरा खोल देती है, जिसके बाद वो संध्या को पकड़कर हिला देती है। अरे उठो उठो, देखो तो सही कैसे परमाणु बम छोड़ रही हो। सुरभि के उठाने पर सभी उठ जाते हैं और संध्या कहती है। अरे ये रात को ज्यादा ही खाना खा लिया था, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हे भगवान, अब जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी वजह से पूरा कमरा बदबू के मारे सड़ा जा रहा है। संध्या बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर आती है, जिसके बाद वो पांचों एक एक करके फ्रेश हो जाते हैं। कुछ ही देर में शीशे के सामने पांचों बहुओं की लाइन लग जाती है। हट जाओ, पहले मुझे तैयार होने दो। अरे मुझे पूजा पाठ भी करनी है, तुम बाद में तैयार हो जाना, पहले मुझे होने दो। तुम कब से शीशे के सामने खड़ी हो? अरे शीशा छोड़ भी दो। मैं बस अभी अभी शीशे के सामने खड़ी हुई हूँ। अरे 1 घंटे से शीशे के सामने खड़ी हो और झूठ बोल रही हो। चलो हटो, मुझे तैयार होने दो। कीर्ति ऐसा कहकर सुरभि को धकेल देती है, जिसके चलते सुरभि जमीन पर गिर जाती है। बस बस, बहुत हुआ, अब मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। हाँ हाँ, हम पांचों को माँ जी के पास जाकर उनसे बात करनी होगी। अरे तो इंतजार किस बात का है? चलो माँ जी के कमरे में चलते हैं और उनसे बात करते हैं। वो पांचों अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है और उनसे कहती है। माँ जी, माना कि हमारा ससुराल एक कमरे का है, लेकिन हम पांचों बहुओं का रहन सहन अलग है। हम पांचों एक ही कमरे में नहीं रह सकती। बहू, ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम ही सोचो, हमारे पास इस घर में केवल एक ही कमरा है और इस कमरे में ही तुम्हें किसी न किसी तरह गुजारा तो करना ही होगा। उन पांचों के पास एक कमरे में गुजारा करने के अलावा कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते वो पांचों अपना तौर तरीका और रहन सहन एक दूसरे के साथ एक कमरे में शेयर करना शुरू कर देती है, जिससे उनके बीच में आपस में अच्छी खासी पटने लगती है। ये देखकर एक दिन गायत्री अपनी पांचों बहुओं से कहती है।
तुम पांचों ने हमारी परीक्षा को पास कर लिया। ये सिर्फ एक परीक्षा के तौर पर था कि तुम्हें एक ही कमरे में रहना और सब करना है। तुम पांचों अब अपने असली घर में जाने के लिए तैयार हो। ये सुनकर वो पांचों हैरान रह जाती है, जिसके बाद वहाँ बड़ी सी गाड़ी आती है और उसमें गायत्री अपने पांचों बहुओं को बैठा देती है और वो गाड़ी उन पांचों बहुओं को एक बहुत बड़े से घर में ले आती है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम पांचों शादी के बाद अपने घमंड में या ईगो में रहो, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे एक होने के लिए किया था। अब तुम पांचों एक दूसरे को अच्छे से समझती हो और एक दूसरे के साथ खुश हो, तो तुम इस घर को भी संभाल सकोगी। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पांचों को ये इतना बड़ा घर और अपने अलग अलग कमरे मिलते तो शायद हम पांचों कभी एक दूसरे की चीजों को नहीं समझ पाती और ना ही एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाती। उस एक कमरे के ससुराल ने हम पांचों बहुओं को भी एक कर दिया है। अब चाहे जितनी बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, हम पांचों हमेशा उस मुसीबत का सामना एक साथ करेंगे। माँ जी, एक कमरे के ससुराल के चलते मुझे 4 बहनों का प्यार मिला है और आपसे एक शिक्षा मिली कि हमेशा हर परिस्थिति में परिवार को एकजुट रहना चाहिए। माँ जी, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, हमें इस बात से कोई खेद नहीं है। चलो अब इस घर के अंदर चलते हैं, देखे तो सही आखिर हमारा असली ससुराल अंदर से कैसा है। गायत्री अपनी पांचों बहुओं को घर के अंदर लेकर आती है, जहाँ पर वो पांचों अपने अपने कमरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन हमेशा पांचों बहू एक साथ एक दूसरे का साथ निभाती है और बहुत खुश रहती हैं। अब उन पांचों के पास अपना खुद का कमरा भी था, जिसके चलते वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। नंदिनी अपने परिवार के साथ बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। नंदिनी का पति विजेंद्र एक मजदूर था। रोज की मिलने वाली दिहाड़ी से उनका घर चलता था। पापा आज ना मैं अपने दोस्त बंटी के घर गया था। उसके घर में ना एसी था, वहाँ मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। हम भी एसी लगवा लेते हैं ना। बेटा, बंटी के पापा सेठ हैं, उनके लिए एसी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता पापा, मुझे एसी चाहिए। आप लाओ कहीं से भी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। कहा ना एक बार, समझ में नहीं आ रहा? कहाँ से लाऊं मैं एसी? विजेंद्र के चिल्लाने पर आलोक वहां से रोता हुआ चला जाता है। क्या हुआ विजेंद्र, क्यों चिल्ला रहा है बेचारे बच्चे पर? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं मैं? माँ, ये 2 वक्त की रोटी ही बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं इसके लिए एसी कहाँ से लाऊंगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन आलोक अभी बच्चा है, उसे अभी इन चीजों की समझ नहीं है। धीरे धीरे खुद सब समझ आएगा। विजेंद्र के पिता नहीं थे, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी विजेंद्र पर आ गई थी। विजेंद्र की पत्नी नंदिनी गर्भवती होती है, जिसकी वजह से वो बस घर पर ही आराम करती है और अपनी सास और अपने दोनों बच्चों को संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ हमेशा की तरह ही चल रहा होता है कि अचानक एक दिन काम करते हुए विजेंद्र के पैरों पर एक मशीन गिर जाती है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया? मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। भगवान, तो इतना कठोर कैसे हो सकता है? पहले क्या हम सब पर कम दुखों का पहाड़ था, जो अब हमारे साथ ही ये कर दिया। न जाने अब ये परिवार कैसे चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं काम करूंगी और इस घर को चलाऊंगी। बहू, तू पागल हो गई है क्या? तू गर्भवती है, ऐसी हालत में तू क्या काम करेगी? भगवान न करे तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ नंदिनी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बहू, तू काम नहीं करेगी। रही इस घर को चलाने की बात, तो मैं लोगों के घर जाकर काम कर लूंगी और पैसे कमाऊंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं माँ जी, आपकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि आराम करने की है। तो ये घर कैसे चलेगा? माँ जी, मैं तो कह रही हूँ आपसे कि मैं काम करूंगी। मुझे मटका बनाना आता है, मैं मटका बनाकर बेचा करूंगी। और गर्मी का भी समय है, लोग ठंडे पानी के लिए मटका तो खरीदते ही हैं। इससे हमारा मुनाफा भी होगा। नंदिनी के बार बार बोलने पर उसके ससुराल वाले मान जाते हैं। नंदिनी अपनी बेटी माया के साथ मटके बनाकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। मटके ले लो, मटके ले लो। बहन,
इन मटके के अंदर पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। आज के समय में मटके का पानी कौन ही पीता है? मैडम, इसके अंदर का पानी बिल्कुल ताज़ा और ठंडा रहता है। आजकल कोई भी मटके का पानी नहीं पीता क्योंकि आज सभी के पास फ्रिज है। इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चली जाती है। उस औरत की बात से नंदिनी और माया दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका एक भी मटका नहीं बिकता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, क्या एक भी मटका नहीं बिका? नहीं माँ जी, एक भी मटका नहीं बिका। आज के समय में सबके पास फ्रिज है, इसलिए कोई भी मटके का पानी नहीं पीता है। तो निराश मत हो बहू, सब ठीक होगा। तेरे सब मटके बिकेंगे। मैंने खाना बना दिया है, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और खाना खाकर आराम कर। बहुत थक गई होगी आज तू। सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि किसी को भी नींद नहीं आती। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी की वजह से बहुत मच्छर भी काट रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बच्चों, मैं क्या करूं? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम लोगों के लिए एक पंखा भी ला सकूं। माँ, कितना अच्छा होता ना हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम एसी ला पाते, फिर हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अपने बच्चों को गर्मी से परेशान होता देख नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, मैं अपने बच्चों के लिए कैसे एसी लाऊं? मेरा सारा परिवार इस गर्मी से परेशान हो गया है। मुझे इनके लिए एसी लाना ही होगा, वरना इन्हें बहुत परेशानी होगी। मुझे अब से और मेहनत करनी होगी। नंदिनी ठान लेती है कि वो अपने बच्चों के लिए एसी लेकर ही आएगी। अगले दिन होते ही नंदिनी फिर से मटके बेचने के लिए निकल जाती है। आधा दिन निकल जाता है, लेकिन एक भी मटका नहीं बिकता कि तभी अचानक एक गाड़ी नंदिनी के मटकों के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से सारे मटके टूट जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरे सारे के सारे मटके टूट गए। अब मैं क्या बेचूंगी? अब मेरा परिवार क्या खाएगा? तभी गाड़ी में से एक बहुत अमीर आदमी निकलता है। आई एम सॉरी, मेरे ड्राइवर से गलती से मटके टूट गए। आप मुझे बता दीजिए कि आपका कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। पैसे देने से भी क्या होगा? इन मटकों को बनाने में कितना समय लगता है आपको पता भी है? मुझे माफ कर दीजिए, ये हमने जानबूझकर नहीं किया है। आप मुझे बता दीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। 500 रुपए का नुकसान हुआ है। क्या? सिर्फ 500 रुपए? इतना कम? ये आप अमीरों के लिए कम होगा, लेकिन हम गरीबी में रहने वालों के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे क्या सच में इन मटकों में पानी ठंडा ही रहता है? हाँ, सच में। आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। नंदिनी अपने पानी पीने वाले मटके में से एक गिलास लाकर पानी हर्षवर्धन को देती है, जिसे पीकर ये तो सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। क्या आप मेरे लिए ऐसे ही कई मटके बना सकते हैं? मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ बिजली बहुत ज्यादा जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज में पानी ज्यादा देर ठंडा नहीं हो पाता, और इस गर्मी में हर कोई ठंडा पानी ही पीना चाहता है। इसलिए अगर ये मटके मैं बेचूंगा तो वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, और उसके साथ मुझे भी और आपको भी। क्या सच में? हाँ, सच में। बस आप मुझे समय से मटके बनाकर दे दीजिए, और ये लीजिए आपके एडवांस पेमेंट। इतना बड़ा ऑर्डर पाकर नंदिनी बहुत खुश होती है और वो दिन रात मेहनत करके मटके बनाती है और बेचती है, और कुछ ही समय में नंदिनी अपने मटकों की एक दुकान खोल लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो आज मैं अपनी ये दुकान नहीं खोल पाती। इसमें आपकी मेहनत भी है, सिर्फ मेरी नहीं। आपकी वजह से मेरा भी बिजनेस चल पाया है। नंदिनी के घर की हालात अब बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो अपने परिवार के लिए एसी भी खरीद लेती है, जिसकी वजह से सारा परिवार बहुत खुश होता है। मेरे अपाहिज होने के बाद भी तुमने पूरा का पूरा घर संभाला। अगर तुम न होती तो क्या होता? हाँ बहू, सच में तेरी वजह से आज हमारे घर के हालात सही हो पाए हैं। माँ जी, ये मेरा भी परिवार है, और क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? सारा का सारा परिवार अब बहुत खुश होता है और इनकी सारी की सारी परेशानी अब खत्म हो जाती है।